छात्रों, आज हम आपको नए टॉपिक के साथ, जो कि प्रत्येक परीक्षाओं में बोर्ड परीक्षा 2026, टीजीटी, पीजीटी या कोई भी परीक्षा होती है तो वहाँ छंद से जरूर आता है। तो हम छंद को पढ़ेंगे, तो छंद के प्रवर्तक को जान लेंगे यहीं पे, तब आगे बढ़ेंगे। हम छंद के प्रवर्तक या छंद का निर्माण करने वाले हैं पिंगल मुनि। पिंगल मुनि, इनकी रचना भी है पिंगल शास्त्र। यानी पूछा जाए पिंगल मुनि कौन है, तो छंद के प्रवर्तक है। अब हम छंद की परिभाषा जानेंगे। अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना तथा यति, गति आदि के व्यवस्थित क्रम को छंद कहते हैं। अर्थात जब हम पद्य निर्माण करते हैं, छंद का निर्माण करते हैं, तो उसमें अक्षरों का क्रम क्या होना चाहिए, मात्रा कैसी होनी चाहिए, गणना कैसी होनी चाहिए, और रुकने का यत कहाँ पे लगाना चाहिए, पढ़ने का प्रवाह क्या होना चाहिए, उसी सब के व्यवस्थित क्रम को जो व्यवस्थित करके एक जगह कर दिया जाता है, उसी को छंद कहते हैं। छंद के प्रकार हम प्रकार में देखेंगे। छंद के प्रकार, छंद के प्रकार, छंद के मुख्यतः दो होते हैं, लेकिन तीन प्रकार होते हैं। तीनों हम बताएंगे आपको, कौन प्रकार तो जानते रहिए। नंबर 1 वर्णिक छंद, नंबर 2 मात्रिक छंद, नंबर 3 मुक्तक छंद। अब हमने क्या तीन छंद बताया, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। ये तो छंद के प्रकार हो गए। अब हमको देखना है कि छंद के प्रकार जानने के साथ साथ उसके पहले हम ये जान लें कि हम छंदों को जब निर्माण करते हैं तो कैसे हम साबित करेंगे कौन सी छंद है। तो कौन सी छंद है, तो उसके लिए हम करेंगे गणना विधान। गणना विधान या मात्राओं की गणना। मतलब कैसे हम कौन सा जानेंगे, कौन से वर्ण हमारे लघु हैं, कौन से गुरु हैं, किसमें कैसे दिखेंगे, इसको हम ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ह्रस्व वर्ण। ह्रस्व वर्ण में कौन कौन से आते हैं, हम कैसे गिनेंगे, इसको ध्यान से हम देखेंगे। ह्रस्व में आता है हमारा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, चंद्रबिंदी, और आता है संयुक्त अक्षर, संयुक्त वर्ण, जैसे हुआ छा, ता, स्रा, ये सब संयुक्त में आते हैं। अब हमको देखना है दीर्घ वर्ण कौन कौन से होते हैं। दीर्घ वर्ण जो होते हैं, दीर्घ वर्ण में आते हैं हमारे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ऊ, औ, अंग और आहा। इसको अनुनासिक कह सकते हो, इसको विसर्ग कह सकते हो। ये हमारे दीर्घ वर्ण हैं। अब इन्हीं की मात्राओं के आधार पे हम मात्रा का
निर्माण करेंगे। आप समझ लीजिए, अगर कोई पद दिया गया है तो उसमें हम मात्रा गिन के तभी हम बता सकते हैं, तो हम इसीलिए हेडिंग दिए हैं गणना विधान या मात्राओं की गणना। मात्राओं की गणना हम कैसे करेंगे इसको ध्यान से अभी समझ लीजिए। हरस्व वर्ण में हम गिनेंगे आ, ई, उ और चंद्रबिंदी। चंद्रबिंदी में होता है जैसे रंग, भंग, ये सब। संयुक्त वर्ण में छात्र, और ये देखिए दीर्घ वर्ण जो हमारे हैं, दीर्घ वर्ण में बड़ा आ, बड़ी ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और आह। अब यहीं पे हम देख लेंगे कि हमारे कौन से छंद जो होती है मात्रिक छंद और वर्णिक छंद के अंतर्गत। तो हमारे यहाँ जो बच्चों को पढ़ना है वो अधिकतर मात्रिक छंद पूछी जाती है। तो मात्रिक छंद में 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सम छंद, विषम छंद और अर्ध छंद। तो हम यहां डालेंगे सम छंद, सम, अर्धसम, विषम, विषम, विषम। ठीक, सम, विषम, अर्धसम। विषम में ये सा नहीं होता है, विषम। अब देखिए, अब हमको नियम याद करना है। नियम क्या? जैसे कौन कौन से छंद हमारे सम है, तो इसका सूत्र मैंने एक बनाया, छोटा से याद कर लीजिए। चौरोगी हरि। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि हम अगर ये याद कर लेंगे तो चौरोगी हर, तो हमको ये पता हो जाएगा कौन कौन से हमारे सममात्रिक छंद हैं। ये सममात्रिक है अर्थ सम, विषम। ठीक है, चौरोगी हर में पहला आएगा चौपाई। यानी चौपाई हमारा क्या है? सममात्रिक है। रोगी से रोला सममात्रिक है। गी से गीत क्या, गीत क्या भी हमारे क्या है? सममात्रिक है। और ये हर माने होता है हर गीत क्या, ये भी छंद है, नाम है, जानते रहिए, हर गीत क्या। यानी हमने आपको सममात्रिक छंद में बताया चौपाई, रोला, गीत क्या और हर गीत क्या। इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं चौरोगी हर। अब अर्ध सम में कौन कौन से छंद आते हैं देखिएगा ध्यान से। तो ये है दसबू अर्धे। ये हम लोग कहीं किताबों में नहीं मिलेगा, ये मेरा बनाया हुआ सूत्र है, आप इसको ध्यान से रखिएगा। दा माने होता है दोहा, सा मीन्स सोरठा, बा मीन्स बरवय, बरवय। और देखिए यहां ऊ की मात्रा लगी हुई है तो उल्लाला, उल्लाला। यानी इसमें भी कितने छंद आए? 4 छंद आए। यानी दसबू, अगर दसबू आप याद करते हैं तो अर्ध सममात्रिक छंदों को पढ़ लेंगे। तो इसमें दोहा, सोठा, बरवय, उल्लाला। अब विषम मात्रा में क्या आता है? कुछ। केवल आप कुछ याद कर लीजिए, तो कुछ से क्या बनेगा? कुंडलिया। कुंडलिया। और छा से छप्पय, छप्पय। यानी हम आपको
छोटे से वीडियो में कितनी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं एग्जाम में पूछी जाएंगी उतना ही पढ़ाया जा रहा है, आपको फालतू चीजें बिल्कुल नहीं पढ़ा रहे हैं। छंद किसे कहते हैं इसको मैंने बता दिया, छंद के प्रकार को बता दिया आपको, वर्णिक, मात्रिक, मुक्तक। कभी कभी पूछ लिया जाता है किस छंद को केचुआ छंद कहा जाता है, तो मुक्तक छंद को केचुआ छंद भी कहा जाता है। केचुआ, केचुआ छंद, ठीक है, मुक्तक छंद को यही समझ लीजिए। अब कैसे मात्रा गिनेंगे, क्योंकि छंदों में मात्रा गिनना अनिवार्य होता है, इसलिए मैंने हरस्व और दीर्घ के माध्यम से कौन कौन से वर्ण हरस्व गिनेंगे, कौन कौन से दीर्घ गिनेंगे, और ये तो मैंने मात्राओं को बताया। और ध्यान आप दीजिएगा, जितने वर्ण होते हैं का से लेके ज्ञा तक वो हरस्व में आते हैं। जब उसमें मात्रा लगेगी दीर्घ की तब वो दीर्घ बनेंगे, नहीं तो ह्रस्व रहते हैं। यानी का से लेके ज्ञा तक के वर्ण इसी में आते हैं। अब हमने बताया कि मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन कौन से सम होते हैं, कौन कौन से विषम होते हैं। तो सम में बताया चौरोगी हर, दोहा, रोला, गीत क्या, हर गीत क्या। अर्ध सम में दसबू अर्धे मैंने लिखा, तो दोहा, सोठा, बरवय, उलाला। विषम में कुछ लिखा, कुंडलिया, छप्पा है, यानी ये छंद है। अब ये तो मैंने आपको संक्षिप्त परिचय बताया, अब जो एग्जाम में आएगा अगले वीडियो में आपको इसको हम बता रहे हैं। छंद की परिभाषा, प्रकार, वर्णों को कैसे गिनना है, वर्ण विधान, और हमने बताया कि कौन से अर्ध और सम होते हैं। अब हम छंद की तरफ शुरू करते हैं, जो आपके एग्जाम में आएगा उसको ध्यान से देखिए, जो पूछा जाता है, लेकिन हमको परिचय बताना अनिवार्य था इसलिए मैं आपको परिचय बताया। अब हम सबसे पहले दोहा छंद पढ़ाएंगे। परिभाषा देखिए, यह एक, यह एक, यह एक अर्ध सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक, मात्रिक छंद है, छंद है। इसमें चार चरण, चार चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में, चौथे चरण में 11 मात्राएं, 11 मात्राएं होती हैं, होती हैं। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण देखिए आप, उदाहरण मैं लिख रहा हूं। रहीमन, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी, बिन पानी सब सून। पानी गए, पानी गए
न उबरै मोती मानुष चून। हमने देखिए आपके सामने उदाहरण लिखा। क्या उदाहरण लिखा? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, ये बा है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे उदाहरण दे दिया गया तो हम कैसे बताएंगे कि ये दोहा छंद ही है। तो इसके लिए हमने अभी जब बताया था कि मात्रा विधान या मात्राओं का गिनना, तो मात्राओं का गिनना हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ जुड़िए, देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। हमने बताया था कोई भी वर्ण होगा तो लघु होगा, तो यहाँ हम लघु का सिंबल लगाएंगे। एक और ध्यान यही दे लीजिए, लघु का चिन्ह एक ऐसे पाई होता है और गुरु का चिन्ह होता है यस की तरह। इसको दो मानते हैं और इसको एक मानते हैं, यही दिखे। तो हमने रहीमन में लघु 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 गुरु गुरु, क्यों गुरु लगा रहे हैं? क्योंकि आ की मात्रा है बड़े आ की, यहाँ बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ भी आके गुरु लघु गुरु। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। यानी पहले चरण में क्या बताया गया है? 13 मात्रा। यानी हमारा पहले चरण में 13 मात्रा आ गई। अब हम दूसरे में देखते हैं, क्योंकि दूसरा यहाँ है, दूसरे चरण में 11 आना चाहिए। 11 है कि नहीं ध्यान से देखेंगे। लघु लघु गुरु गुरु लघु लघु गुरु लघु। 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। यानी हमारे दो चरण नियम के अनुसार से दूसरे में 11 होना चाहिए, 11 आ गया। अब हम तीसरे चरण में देखते हैं, क्योंकि यहाँ तीसरा है, यहाँ देखेंगे 13 आना है। गुरु गुरु लघु गुरु लघु गुरु लघु गुरु। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। यानी तीसरे चरण में भी 13 मात्राएं आ गई। अब चौथे चरण में देखते हैं, गुरु 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 लघु गुरु लघु। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 मानुष मानुष। ठीक है, अब सही हो गया मेरा। यानी 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। यानी मात्राओं को मैंने गिनना बताया। देखिए ये हमारा पहला चरण, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक दूसरा चरण, यहां से यहां तक तीसरा चरण, यहां से यहां तक चौथा चरण। अब हम परिभाषा की तरफ ध्यान देंगे। परिभाषा हमारी कहती है यह एक अर्ध सम्मात्रिक है। यानी आधे अर्ध सम्मान्य होता है, आधा एक समान रहे आधा एक समान रहे। तो हमारा पहला चरण और तीसरा चरण एक समान है, इसलिए यह अर्ध सम्मात्रिक है। दूसरा और चौथा एक समान है, इसलिए भी अर्ध सम्मात्रिक है। अब हम देखेंगे कितनी मात्रा। परिभाषा क्या करे? 4 चरण होते हैं, 4 चरण है। देखिए 4 चरण होते हैं, 4 चरण है। अब पहले में 13 13 हो गया, पहले चरण में 13 13 हो गया, तीसरे में 13 तीसरे में भी 13 हो गया। दूसरे देखिए दूसरे और चौथे चरण में 11 11 होना चाहिए, दूसरे में 11 और चौथे में 11। यानी हम आपको छंद के अंतर्गत दोहा छंद को पढ़ाया, समझाया, बताया। आप लोग को हमारी कोशिश है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्लियर नहीं हुआ है, आप समझ नहीं पाए हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूंगा। और ऐसे छोटे छोटे वीडियो को देखने के लिए, बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी, महत्वपूर्ण, हाई स्कूल इंटर के बच्चों के लिए, प्लस टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट,
सी टेट, केबीएस, नवोदय सभी प्रकार के एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी से संबंधित प्रश्न, व्याकरण, साहित्य कुछ भी होगा वो हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट दें अपना। धन्यवाद।